हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो एग्जाम का समय भी पास आता जा रहा है। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, बस मेहनत करते रहिए और मेहनत से अपनी तैयारी में लगे रहिए। और हमने अपने चैनल पर लगभग 800 जीके के प्रश्न की प्लेलिस्ट डाल दी है, जिसमें डेली आपको 40 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाया गया है। तो आप जीके की प्रिपरेशन जो है वहां पर जाकर कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ऑप्शन है आपका एलोरा कैलाश मंदिर, अजंता की गुफाएं या एलोरा की गुफाएं या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था और यह राष्ट्रकूट काल का सबसे उत्कृष्ट निर्माण कार्य था और शैलकृत वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। किस कला का? शैलकृत जो वास्तुकला थी उस कला का अद्भुत नमूना था एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन है आपका अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था और इसके सेनापति पुष्यमित्र ने ही इसकी हत्या कर दी थी। और फिर इसके बाद मौर्य सम्राट के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। ठीक है, इसने हत्या कर दी थी इसके जो सेनापति था पुष्यमित्र, उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद अपना एक नया वंश का निर्माण किया, शुंग वंश का। ठीक है, और ये किनके पुत्र थे? तो ये सत धनवन का पुत्र था। बृहद्रथ था वो सत धनवन का पुत्र था और बृहद्रथ ने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, 187 से 180 ईसा पूर्व शासन किया था और ये आपका राइट आंसर है, बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य सम्राट रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि निम्नलिखित में किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपका सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश जो है उसकी स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। किसने की थी? सिंह विष्णु ने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था? ऑप्शन है आपका इक्ष्वाकु क्षत्रिय परिवार, कुरु क्षत्रिय परिवार, यदुवंशी क्षत्रिय परिवार या चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इक्ष्वाकु क्षत्रिय परिवार था उसमें गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और ये किस कुल के थे? ये शाक के कुल के थे। इनकी पिता का नाम राजा शुद्धोदन, माता का नाम महामाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता और माता का क्या नाम था, तो पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और आपका क्वेश्चन क्या था कि गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया? ऑप्शन है आपके हर्यक वंश, हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंद राजवंश या मौर्य राजवंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक राजवंश। ठीक है, हर्यक राजवंश ने सबसे पहले मगध पर शासन किया था। किसने? हर्यक राजवंश ने। और इस वंश की जो स्थापना है वो बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और हर्यक राजवंश ने ही सबसे पहले मगध वंश पे शासन किया था। तो ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कुंवर सिंह का भी एक बहुत अहम रोल था। इन्होंने
जगदीशपुर जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर है। बिहार के जगदीशपुर ने से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां से? बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जानते हैं? और फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग जो नियुक्त किया गया था उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपका साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, अल्बर्ट मिशन या क्रिप्स मिशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन जो है एक आयोग उसे नियुक्त किया गया था, जिसे साइमन आयोग या साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसके अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे और इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन का नाम पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपके स्टैनली ब्लैडविन, जॉन एल्सब्रुक साइमन, क्लीमेंट रिचर्ड एटली या विंस्टन चर्चिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपके स्टैनली ब्लैडविन, जॉन एल्सब्रुक साइमन या क्लीमेंट रिचर्ड एटली या विंस्टन चर्चिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली ब्लैडविन थे। ठीक है, और उसके बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, उसके बाद कौन बन गए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? क्लीमेंट रिचर्ड एटली। ठीक है, तब ये क्लीमेंट रिचर्ड एटली बने थे 1947 के, और 1928 में थे स्टैनली ब्लैडविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपकी गंगा, यमुना, गोमती या गंडक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गोमती, प्रसिद्ध लखनऊ शहर है वो आपका गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किशन गंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशन गंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। किस राज्य से? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा प्रबंधन विभाग आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? क्या गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपकी नियंत्रक और महान्यायवादी, वित्त मंत्री, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन, प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक और महान्यायवादी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में किसे? नियंत्रक और महान्यायवादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। किस क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि बाबा बुदन पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? कौन सी? बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित है। किसके? चिकमगलूर जिले में स्थित हैं बाबा बुदन की पहाड़ियां। और ये बाबा बुदन जो थे ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे बाबा बुदन। और इनके बारे में ये कहा भी जाता है कि ये सऊदी अरब से कॉफी के 7 बीज अपने साथ लाए थे। ठीक है, इनके बारे में ये भी बोला जाता है कि ये जो बाबा बुदन है ये सऊदी अरब से 7 कॉफी के बीज जो थे वो अपने साथ यहाँ पर लाए थे भारत में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका का प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन है आपकी 1929, 1931, 1933 या 1934। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध गांधी और लॉर्ड इरविन जो समझौता था वो 1931 में, ठीक है, हुआ था संपन्न 5 मार्च
5 मार्च 1931 में संपन्न हुआ था गांधी इरविन समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डाइट किस देश की संसद का नाम है? जो डाइट है वो किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन है आपकी जापान, फ्रांस, स्पेन या इटली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान की संसद को डाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डाइट के नाम से जापान की संसद को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सैफुद्दीन किचलू या लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, आप लोग का जो कितनी तैयारी अब तक हो पाई है। फिर मैं आगे और उसी लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर बताइएगा कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। तो ऑप्शन है आपका, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी 2023 की थीम थी स्वच्छ ऊर्जा। आपसे यदि अगर क्वेश्चन में थीम पूछ ली जाए कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो आपकी थी स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ये आपकी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम थी, ठीक है। और कब मनाया जाता है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ये जो आपका है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने सब मिक्स करके क्वेश्चन बनाए हैं, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। मैंने सारे जो मॉक हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है आपके सैन जोस, ढाका, बीजिंग या दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका की जो राजधानी है ऑप्शन नंबर ए सैन जोस है। कौन सी है? सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके MS धोनी, शिखर धवन, विराट कोहली या ईशांत शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। स्मार्टफोन निर्माता जो वीवो है उसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो विराट कोहली आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन है आपके मानपुरा द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, लुलु द्वीप या माजुली द्वीप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माजुली द्वीप जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। कहाँ? माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, असम की ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बना है माजुली द्वीप। कहाँ बना है? असम की ब्रह्मपुत्र नदी की मध्य में बना है माजुली द्वीप और ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन है आपके गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपको बता दें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन से हैं वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के? अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय या असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है और ये 21 से 30 नवंबर तक हर साल आयोजित किया जाता है। कब से? 21 से 30 नवंबर तक हर साल मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले को नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? ठीक है, किस जिले में
नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थान है वो स्थित है? ऑप्शन है आपके अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर या बलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, सीतापुर। कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में स्थित है। और ये है कहाँ? ये लखनऊ के पास, लखनऊ की कुछ दूरी पे पड़ता है सीतापुर। वहां पर नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जो है वो स्थित है कहाँ? सीतापुर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि निम्न का मिलान करना है, आपको बताना है कि ये चीज जो है किस किस से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला या होम रूल लीग। तो आपको पता है कि गदर पार्टी जो है वो लाला हरदयाल की है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो सुभाष चंद्र बोस की है, मित्र मेला वीडी सावरकर द्वारा आयोजित किया गया था, और होम रूल लीग एनी बेसेंट की है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या था कि बी है आपका 1 और ए है आपका 2। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। A2, B1, C3 और D4 ये आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। ऑप्शन है आपके जोजिला और गुर्जिल दर्रा वो केरल में है, बारालाचा और सिक्कीला उत्तर प्रदेश, थागला नीति और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जलेपला सिक्किम। तो आपके ये दो तो सही है, ठीक है, लेकिन ये जो दो हैं 1 और 2 ये गलत हैं। जुजिला और गुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, बारालाचा और सिक्कीला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए 1 और 2 ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, जिसे हिंदी में वैश्विक शांति सूचकांक कहा जाता है। तो उसमें आपका भारत का स्थान जो 2023 में रहा है वो है आपका 126वां स्थान। शांति सूचकांक के आधार पे भारत का रहा है 126वां। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें कि फर्स्ट कौन है, फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की। ठीक है, आइसलैंड जो है वो बहुत ही शांति वाला देश है। अगर लास्ट की बात करें कि इसमें लास्ट रैंक किसकी है, तो वो है आपकी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की लास्ट रैंक है। और तो फिर अपना भारत किस स्थान पे आता है, वो 126वें स्थान पर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। हिमा दास, हिना सिद्धू, द्युति चंद या सीमा पुनिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिमा दास जो है वो विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और इन्हें 400 इन्होंने किसमें जीता था, 400 मीटर की दौड़ में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, इसकी 400 मीटर दौड़ में हिमा दास द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपकी जिनेवा, वियना, पेरिस या अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पेरिस और फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है और इसका जो उद्देश्य है यूनेस्को का, इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, वो यूनेस्को का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच बढ़ावा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर ए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और ये कब से शुरुआत की हुई थी, इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। और 2023 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो डॉक्टर रवि, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रवि कन्नन, इन्हें 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सामाजिक सुधार के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।
ठीक है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रैमन मैगसेसे पुरस्कार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? ऑप्शन है 1, 3, 2 या 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दें। तो ग्राम पंचायत, पहला स्तर आपका होता है ग्राम पंचायत, दूसरा आपका होता है पंचायत समिति, ठीक है, दूसरा आपका होता है पंचायत समिति, तीसरा आपका होता है जिला परिषद, तीसरा होता है जिला परिषद। तो ये 3 स्तर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के होते हैं। और इसका ये किस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये आपकी लागू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था त्रिस्तरीय। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपका कूर्ग, श्रीनगर, मंसूरी या दार्जिलिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूर्ग, जो कि कर्नाटक राज्य में है। इसे भारत का स्कॉटलैंड या दक्षिण भारत का कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, किसे? कूर्ग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है महर्षि पतंजलि को, सितारा देवी को, पंडित रविशंकर को या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है। और इन्हें बता दें कि इन्हें 1999 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया था। कब किया गया था इन्हें भारत रत्न? अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया, तो 1999 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था पंडित रविशंकर को। और किसके क्षेत्र में? सितार के क्षेत्र में। तो इन्हें क्या क्या है? ये भारत के सितार उस्ताद हैं पंडित रविशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से आपका भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना गया है? विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा, सीवी रमन, वेंकट रमन राधाकृष्णन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है वो होमी जे भाभा या होमी जहांगीर भाभा को माना गया है। किसे माना गया है? होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से आपका प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या वसुमित्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या पूछ रहा है आपसे? सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसकी शुरुआत किसके जन्मदिन पर की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पे 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। किसने शुरुआत की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, एडवर्ड जेनर, जॉन डगलस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने वायुयान का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपके पौधों, स्तनधारियों, जानवरों के प्रजनन अंगों या कीटों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम एक ऊतक है और वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, पौधों में पाया जाता है। ये पौधों की तनों में, जड़ों में एवं पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पौधों की तनों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है एवं जड़ों में पाया जाता है ये फ्लोएम नामक ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका 2023 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो आपके ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथ आनंद, गैरी कास्परोव, सर्गेई करचेनव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2023 की जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हाल ही में हुई है वो ऑप्शन नंबर ए,
मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं। किसने? ये विश्व के नंबर 1 चैंपियंस हैं शतरंज के, और इन्होंने ही 2023 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। किसने? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके मंगल ग्रह, शुक्र, बुध या बृहस्पति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह को मार्स या लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसे? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसके जो है वो 2 उपग्रह हैं, इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो कौन कौन से हैं वो 2 उपग्रह? तो एक है आपका फोबोस, एक मंगल ग्रह का उपग्रह होता है फोबोस, और एक है डीमोस। ठीक है, 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। कौन कौन से? अगर ये भी आपसे पूछ दिया जाता है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, तो वो आपके फोबोस और डीमोस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि हमने बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से ही सभी रखे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल को देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने सभी फ्रेंड के साथ जो यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हो उनके पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय।